गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। अरे मुश्ताक, ये 600 कोई आदित्य तू नहीं है। लेकिन ये गिरा कैसे? अरे कोई प्रिया को बुलाओ जल्दी। राधिका के पास नंबर है, उसे बुलाओ। अरे अरे ये तो छठी माली वाला है बहन जी। अरे मैडम, किसी के पास फोन नंबर इन पुलिस को कौन अंदर आया था, कौन बाहर गया था, किसने एंट्री ली थी, किसने एग्जिट ली थी, ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं। इनफैक्ट हर एक सवाल जो क्राइम सीन पर मौजूद लोगों को आप पूछते हैं आपको आइडिया देता है कि क्या हुआ होगा। और सीसीटीवी हर जगह आपका पुष्टिकरण करता है। एक्चुअली हर बिल्डिंग में, मोहल्ले में, हर जगह सीसीटीवी कंपलसरी होना चाहिए। तो उस बिल्डिंग कंपाउंड में कोई सीसीटीवी था जिसमें यह हादसा रिकॉर्ड हुआ हो, जिससे यह पता चले कि उस 6th फ्लोर से गिरा कैसे? नहीं, कंपाउंड में सीसीटीवी नहीं था, पर सोसाइटी के लॉबी में सीसीटीवी था। लेकिन 6th फ्लोर के उस फ्लैट के अंदर जो कुछ भी हुआ था वो और भी भयंकर था। आवाज सुनी और तुरंत लोगों का चिल्लाना सुना। उठा और भागकर आया तो देखा आदित्य सर ऐसे पड़े हुए थे। सर, आदित्य की वाइफ प्रिया फोन नहीं उठा रही है। सर, 601 के सामने वाले फ्लैट में रहने वाली बता रही है कि विक्टिम की पत्नी प्रिया ना तो फोन उठा रही, ना ही घर का दरवाजा खोल रही है। घर में और कौन है? सर, बस उनका बेटा आकाश। हेमंत, 2 लोगों को सोसाइटी मेन एंट्रेंस पर भेज देना। वॉचमैन का रजिस्टर चेक करो कौन कौन आया था। तब तक मैं टीम को लेकर ऊपर जाता हूँ। आप भी चलिए। सर, वो 3rd फ्लोर वाली स्मिता का कॉल आया था और हमने तुरंत बेल बजाई। लेकिन सर, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। हमने आवाज भी दी और अब प्रिया भी फोन नहीं उठा रही है। और कौन गया था ऊपर? सर, बिल्डिंग में सामने से कोई नहीं आया, इतना पक्का है। 100% पक्का है ना? हरदम नजर रखता है घर पर, जबकि तो नहीं मारता। नहीं सर, मैं हमेशा अलर्ट रहता हूँ। रोहित, एक काम करो, 1-2 लोगों को अपने साथ मिलो, बिल्डिंग के मेन गेट पर और बैक साइड में चेक करो। जाओ। जी सर। मुश्ताक, रजिस्टर चेक करवा। सर, मैं ऑफिस खुलवाकर आपको लॉबी की सीसीटीवी फुटेज दिखा देता हूँ। जल्दी कीजिए। सर, ठीक 8:35 पर आदित्य सर और प्रिया मैम लॉबी में दाखिल हुए। सर, मुझे एक एक डिटेल अच्छी तरह याद रहती है। आकाश उनके साथ नहीं था। तो आकाश अभी भी फ्लैट के अंदर है? सर, वो तो मैं नहीं बोल सकता। मेरी ड्यूटी 8 बजे शुरू हुई थी सर, और उसके बाद ना मैंने आकाश को बिल्डिंग से बाहर जाते देखा है, ना ही अंदर आते सर। ये आज की एंट्री है सर। सर, प्रिया का फोन अभी भी रिंग हो रहा है, लेकिन वो उठा नहीं रही है। टेरेस? ठीक है, मैं टेरेस पर जाकर देखता हूँ। इस आदित्य और प्रिया का कोई रिलेटिव यहाँ बेलगांव में रहता है? आदित्य और प्रिया दोनों के पेरेंट्स यहाँ बेलगांव में रहते हैं। मगर सर, हमारे को उनका एड्रेस नहीं मालूम और ना ही फोन नंबर। सर, मैं टेरेस पर जाकर देखता हूँ। ठीक है। एक एंट्री और एग्जिट है सर। पिज्जा डिलीवरी बॉय, उसकी एग्जिट 9:25 की लिखी हुई है, और वॉचमैन कह रहा है कि उसने बॉडी गिरने की आवाज़ ठीक 9:35 को सुनी थी। और सर, सोसाइटी ऑफिस से सीसीटीवी फुटेज अभी आ रहा है। सबसे पहले ताला तोड़ने वाले को बुला लेना। आदित्य राव का डबल डोर है, खुलवाना पड़ेगा। और हाँ, फॉरेंसिक वाले को अर्जेंट बुला लेना। ओके सर।
ललित, ताला तोड़ने वाले को बुलाओ जल्दी, फास्ट। अगर कोई अंदर गया है तो टेरेस से उतरकर भाग सकता है इधर से। अगर ऐसा है तो अब तक वो भाग भी चुका होगा। सर ये टेरेस हमेशा बंद रहती है। हाँ, वो दिख रहा है। सर फुटेज रेडी है, मैंने फर्स्ट शिफ्ट के वॉचमैन बाबू को भी बुला लिया है। ठीक है, चलिए। अब ये डबल डोर है और लॉक भी काफी मजबूत है, इसलिए खुलने में टाइम लग रहा है। जितने जल्दी खोल सकते हो उतनी जल्दी खोलो। सर, इसके बाद ही वो पिज़्ज़ा डिलीवरी करने वाला लड़का आया था। जानता हूँ मैं उसे, संतोष पुजारी नाम है उसका। देखते हैं वो बिल्डिंग के बाहर निकला भी या नहीं। वो रहा सर। तुमने पक्का बॉडी गिरने की आवाज 9:35 को सुनी थी? जी हाँ सर। सर ठीक इसी वक्त मैंने आवाज सुनी सर, मैं तुरंत भागा। सब दूसरा वाला ट्राई करता हूँ। सब ये लॉक बहुत मजबूत है, इसलिए खुलने में टाइम लग रहा है। पता नहीं घर के अंदर क्या हुआ होगा। काम करते हैं, दरवाजा तोड़ते हैं। ए, तोड़। चेक करो इनका बेटा आकाश कहाँ है। अंदर के रूम में तो कुछ नहीं मिला सर। यहां पर भी कुछ नहीं मिला। बालकनी का दरवाजा खुला है। लगता है ये बंदा आदित्य राव बालकनी से गिरा है या तो गिराया गया है। तो फिर इनका बेटा आकाश कहाँ होगा सर? किचन से कुछ मिला नहीं सर। इनका बेटा आकाश कहाँ हो सकता है? पता नहीं सर। यहाँ पर 2 फोन पड़े। प्रिया और आदित्य के नंबर डायल कीजिए, हो सकता है ये 2 फोन उन्हीं के हो। सर, प्रिया राव के फोन से एक कॉल हुआ है 6:30 बजे। शायद उसकी माँ या सास को। नंबर मम्मी के नाम से सेव्ड है। नंबर मिलाओ। सर ये बाबू है, मेरे पहले इसी की ड्यूटी रहती है। इनका बेटा आकाश किधर होगा? घर में तो नहीं मिला। जसविंदर की टीचर बता रही थी कि जसविंदर अभी नहीं स्टूडेंट। हम तो जी अमृतसर से आए। चाय बनाना और ठंडा पानी शरबत क्या? हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? भगवती शास्त्री बात कर रही हूँ। आप कौन? आप प्रिया राव की माँ हूँ उसकी। आप कौन? क्या बात है? पुलिस। हम आपकी बेटी के घर पर हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आदित्य और प्रिया का बेटा आकाश इस वक्त कहाँ पर है? आकाश तो मेरे साथ ही है, मेरे घर में। बात क्या है? भगवती जी, आपकी बेटी के घर पर एक हादसा हुआ है। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ भगवती,
क्या हुआ भगवती? किसका फोन था? अरे बोलो तो सही भगवती। सब रोज की तरह प्रिया मैडम आकाश को दोपहर में स्कूल से लेके आई थी और फिर थोड़ी देर बाद उसको ऑफिस लेके गई। ये उनका डेली का है साहब। प्रिया मैम आकाश को स्कूल से दोपहर में लेके आती और फिर कहीं पर छोड़ देती, शायद उनके माँ के घर पे छोड़ती होगी, और फिर शाम को जब आदित्य सर और मैडम साथ में आते वो आकाश को साथ में लेके आते। पर सर आज सिर्फ आदित्य सर और मैम वापस लौटे, आकाश उनके साथ नहीं था। सर आकाश स्ट्रेस हो गया है, प्रिया राव के माँ बाप के घर पर है। यहाँ काफी टाइम लगेगा, काफी कुछ है जिसके प्रिंट उठाने। किचन फ्लोर पर केरोसिन भी है, सारे फिंगरप्रिंट्स स्कैन करने होंगे। अगर बाहर से कोई अंदर आया है तो किसी ने नोटिस क्यों नहीं किया? अगर आदित्य राव को ऊपर से धकेला गया है तो वो चिल्लाया क्यों नहीं? इतना बड़ा कांड हो गया और आस पड़ोस में किसी ने कुछ नहीं सुना? नहीं सर, हमें कुछ भी नहीं सुनाई दिया, ना कोई चिल्लाना ना कोई शोर शराबा, कुछ नहीं सुनाई दिया। उस वक्त हम दोनों टीवी देख रहे थे, उस दौरान अगर कुछ शोर शराबा हुआ होगा तो टीवी की आवाज में सुनाई नहीं दिया होगा। इनफैक्ट सर हमें वो थर्ड फ्लोर वाली स्मिता ने बताया कि आदित्य बालकनी से गिर गया है। मुश्ताक, ये जो पिज्जा डिलीवरी वाला लड़का है संतोष, उसे तुरंत बुलवाओ। मैं 502 में जाकर देखता हूँ, पिज्जा वहीं डिलीवर हुआ था ना? संतोष का नंबर मेरे रजिस्टर में लिखा हुआ है, मैं तुरंत उसे फोन लगाता हूँ। छोटे छोटे सुराग क्राइम सीन पर छुपे हुए रहते हैं, उन्हें मिस करने की गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। और इतना ही नहीं, क्राइम सीन किसी भी सूरत में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जो का त्यों तुरंत फॉरेंसिक टीम को हैंडओवर होना चाहिए। तो सर पिज्जा डिलीवरी बॉय प्राइम सस्पेक्ट माना गया होगा। पर डिलीवरी बॉय तो बिल्डिंग से 9:25 पे एग्जिट हो गया था और ठीक 10 मिनट बाद 9:35 पर आदित्य राव के गिरने की आवाज आई थी। हो सकता है पिज्जा डिलीवरी वाले ने पहले उसको मारा हो, उसके बाद उसकी बॉडी को बालकनी की रेलिंग पे छोड़ दिया हो, फिर उसके 10 मिनट बाद उसकी बॉडी अपने आप वहां से फिसल के गिर गई होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो कॉज ऑफ डेथ का पता चल गया होगा। हाँ, पोस्टमार्टम से कॉज ऑफ डेथ सामने आई और क्राइम सीन पर मिले सबूत और सुराग की वजह से हमें यह पता चला कि उस रात उस फ्लैट में एक्चुअल क्या हुआ होगा। मैंने इनके कपड़े फॉरेंसिक वालों को हैंडओवर कर दिया है, पूरे केरोसिन में भीगे हुए थे। विक्टिम के फ्लैट में किचन फ्लोर पे काफी केरोसिन पड़ा था, केरोसिन का कैन भी मिला हमें। विक्टिम की बीवी प्रिया राव की मौत भी एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से हुई है। प्रिया राव के कपड़ों पर भी केरोसिन था? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं, फिर भी मैंने इनके कपड़े फॉरेंसिक को भेज दिया है। जिन कपड़ों में ऑफिस से आए थे उन्हीं कपड़ों में इनकी मौत हुई है। सीसीटीवी फुटेज हमने देखा है, घर पर खाना भी नहीं बना था। दोनों विक्टिम्स के पेट में हमें कोई फूड मटेरियल नहीं मिला। जब ये हादसा हुआ तब इनका बेटा इनके साथ नहीं था। क्यों नानू? मम्मी ने बोला था वो मुझे सुबह पिक करेंगे। आज स्कूल है ना? नहीं बेटा, आज तेरा स्कूल नहीं है। आज स्कूल है नानू, आपको नहीं पता। आप फोन दो ना, मैं बात करता हूँ मम्मी से। फोन दो। नहीं लगाओगे? ठीक है, नहीं लगा। कहाँ है फोन? फोन नहीं लग रहा। नहीं कहा आकाश से कुछ। क्या बताते मैं उससे? मुझे मेरे बेटे को देखना है, मुझे मेरे बेटे को देखना है। ये हुआ कैसे? ये कैसे हो सकता है? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी हम आपको कुछ कह नहीं सकते। हम चेक कर रहे हैं कि सोसाइटी में कौन आया कौन गया, कितने बजे कौन निकला। भगवती जी, आपकी बेटी प्रिया ने जब आपको 6:30 बजे शाम को कॉल किया था तो उन्होंने कुछ कहा था आपसे कि घर में कोई आने वाला है या कुछ और? ऐसे तो कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा कि कुछ काम है। मम्मी आप आज रात आकाश को अपने पास रख लेंगी, मुझे कुछ काम है। ये भी कोई पूछने वाली बात है प्रिया? और देख, अगर तुझे लेट होने वाला है ना तो आदित्य को बोल हमारे साथ यही डिनर कर ले। नहीं नहीं मम्मी, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो मैनेज कर लेगा। आई मीन हम मैनेज कर लेंगे। आप बस आकाश को रख लेना और मैं ना कल सुबह जल्दी आकर उसे पिक कर लूँगी। उसका स्कूल यूनिफॉर्म भी साथ ही ले आऊँगी, तो वहीं से उसे स्कूल भी ड्रॉप कर दूँगी, ठीक है? इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। प्रिया ने कहा कि उसे कुछ काम था, लेकिन हमने वॉचमैन के रजिस्टर और सीसीटीवी फुटेज में चेक किया, आपकी बेटी और दामाद 8:35 को घर पर आ गए थे और प्रिया रोज भी तो आकाश को आपके घर से लेकर इसी टाइम पर आ जाती थी। मुझे नहीं पता उसे क्या काम था। कल आदित्य ने आप लोगों को कोई कॉल किया था, उसके फोन लिस्ट में आप लोगों के नंबर तो नहीं दिखे? उसने हमें कोई फोन नहीं किया था। किया भी होता तो ये कैसे पता चलता कि कैसे हुआ ये सब? सर वो पिज्जा डिलीवरी बॉय संतोष पुजारी यहाँ आ रहा है, लेकिन सर उसने ना तो अपना फोन स्विच ऑफ किया है और ना ही कहीं भागा। हेमंत,
घर में फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं है और मुझे नहीं लगता कि घर में चोरी वोरी हुई होगी। सर अगर कुछ भी चुराया गया है तो इस बात को वो बच्चा आकाश या आदित्य प्रिया के पेरेंट्स ही बता सकेंगे। घर में ना तो कुछ भी तोड़ा गया है और ना ही कबर्ड्स को खोला गया है। सेक्सुअल असॉल्ट भी नहीं हुआ है। ये जो पिज्जा डिलीवरी करने वाला लड़का था, जो कि हमारा प्राइम सस्पेक्ट है, इकलौता सस्पेक्ट, वो वहां क्यों गया? तुम इस संतोष से बात करो और उसका बिहेवियर बारीकी से नोट करो। सर वैसे मुझे डाउट है कि वो लड़का वहां गया होगा। प्रिया राव को 26 बार स्टैप किया है और वो केरोसिन वाला एंगल क्या है जो हमें आदित्य राव के कपड़ों पर भी मिला था? एक पिज्जा डिलीवरी करने वाला लड़का ऐसा क्यों करेगा? तुझे डिलीवरी करने 502 में जाना था ना? जी हाँ सर। तो 601 में कैसे पहुंच गया तू? सर मैं 6th फ्लोर पर नहीं गया, मैंने सिर्फ 502 में डिलीवरी की और उसके बाद मैं वापस चला गया। तो तेरे साथ कौन था जिसे तूने अपने पीछे छोड़ दिया था? किसी को भी नहीं सर, वहाँ कोई नहीं था, मैं सिर्फ अकेला ही गया था। बाकी डिलीवरी चलान भी आप देख सकते हैं और मैंने सोसाइटी के रजिस्टर में भी साइन किए थे। तुझे डिलीवरी करनी थी 5वें माले पर, तो 6वें माले पर तू कैसे पहुंच गया और किस लिए? सर मैं नहीं गया था 6ठे माले पर, और मैं जाता भी क्यों? मैंने सिर्फ 502 में डिलीवरी की, उसके बाद मैं वापस लौट गया। बाकी जीवन सोसाइटी में मैं हर बार डिलीवरी करने जाता हूँ, आप किसी से भी पूछ सकते हैं मेरे बारे में और सब जानते हैं मेरे बारे में। सर जब हम आपसे कह चुके हैं कि हमने कुछ नहीं सुना, तो आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं क्या सुना क्या सुना? और अगर सर कुछ सुना भी होता तो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। सर आप पूरे दिन की सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए, अगर कोई व्यक्ति अंदर गया और एग्जिट नहीं हुआ तो आपको पता चल जाएगा। बाकी तो सभी रेजिडेंट हैं। क्या इस राव फैमिली का अपने ड्राइवर, काम वाली या कोई और वर्कर के साथ कभी अनबन हुई थी या किसी को काम पे से निकाला था? ऐसा तो कुछ नहीं पता सर हमें। हाँ पूछताछ कीजिए, हमारी 100% कोऑपरेशन आपको रहेगी। वैसे हमारे दोनों वॉचमैन बाबू और मुश्ताक कभी ढीले नहीं रहे। एकदम डिटेल्ड एनालिसिस दूंगा, लेकिन कम से कम 48 घंटे लगेंगे। अमित कुछ तो दो जिससे हम काम शुरू कर सके। सीसीटीवी फुटेज और स्टेटमेंट से फोर्स एंट्री की तरफ इशारा नहीं हो रहा है। घर के अंदर भी फोर्स एंट्री के कोई साइन नहीं है। घर के दरवाजे तो हम ही ने तोड़े अंदर घुसने के लिए। प्रिया पर चाकू से 26 वार किए गए। आदित्य बालकनी से गिर गया या गिराया गया। जो केरोसिन आदित्य के कपड़ों पर और फ्लोर पर मिला था, थोड़ा अजीब नहीं लगता? अमित हमें कुछ तो लीड दो केस क्रैक करने के लिए। मैं आपकी अर्जेंसी समझ रहा हूँ, आप दूसरे एंगल से प्रोब जारी रखिए। मैं एज सुन एज पॉसिबल अपनी फाइंडिंग्स भेजता हूँ। ठीक है सर। वैसे ये जीवन सोसाइटी काफी सिक्योर है, किसी और का बाहर से अंदर आना काफी मुश्किल लग रहा है। हम इस पिज्जा डिलीवरी बॉय को रूल आउट कर सकते हैं, क्योंकि आदित्य और प्रिया दोनों के कॉल या मैसेज रिकॉर्ड में कोई भी पिज्जा ऑर्डर दिख नहीं रहा है। सर संतोष 5वें माले पर ऑर्डर लेकर गया था, ये कंफर्म है। फिर 6ठे माले पर जाना उसका बनता भी नहीं। अगर किसी गलत इरादे से गया भी हो तो आदित्य और प्रिया उसके लिए अपना दरवाजा क्यों खोलेंगे? पर दो मौतें हुई है, 2 अननेचुरल डेथ, जिसमें से एक 100% मर्डर है। सर प्रिया ने अपनी माँ को फोन करके कहा था कि उसे कुछ काम है। वो उस रात आकाश को अपने साथ ही रखे, पर वो रोज की तरह टाइम पर लौट आई थी, तो फिर उसने आकाश को पिकअप क्यों नहीं किया? प्रभात, प्रिया के ऑफिस में फोन करके पूछना कि उसे क्या काम था। सर ऑलरेडी मैंने प्रिया के ऑफिस में कॉल किया था। उसकी एक कलीग जो उससे काफी क्लोज थी, उसका नंबर टेक्स्ट करने वाले हो मुझे। और सर आदित्य के माँ बाप से भी आदित्य के कलीग का नंबर मिला है, महेश नाम है उसका। मैं उससे बात करता हूँ। हम लोग बाहर ही एंगल टटोल रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि गड़बड़ फ्लैट के अंदर थी, कोई आपसी बात जिसके चलते ये 2 मौतें हुई हो। सर दोनों के पेरेंट्स से एक बार फिर मुलाकात करते हैं। बेटा मेरी बात तो सुन। नहीं सुननी, आप लोग झूठ बोलते हो। हमें पापा से बात भी नहीं करा। बेटा मेरी बात तो सब नहीं सुननी, आप फोन लगाओ। कुछ नहीं हुआ मम्मी पापा को, आप झूठ बोलते हो। मम्मी को फोन लगाना पहले। क्या वो सुसाइड केस था? पर उस औरत की बॉडी पर 26 स्टबिंग के निशान थे, तो सुसाइड कैसे हो सकता है? दोनों विक्टिम्स के बैकग्राउंड ने केस पर कुछ तो रोशनी डाली होगी। अभी तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी बाकी थी, पर हाँ उनकी जिंदगी के डिटेल्स जानकर एक तस्वीर उभर कर सामने आ रही थी, जो हमें यह बता रही थी कि उस रात फ्लैट में क्या हुआ होगा और क्यों। प्रिया और आदित्य की शादी को अगले महीने 9 साल हो जाते। शादी के बाद 2 साल वो आदित्य के माँ बाप के साथ ही रहे। मतलब इस फ्लैट में वो पिछले 7 साल से रह रहे थे। जी। दोनों जॉब करते थे और टॉप पोजीशन पर थे। आदित्य कंपनी का
फाइनेंस हेड था और प्रिया मार्केटिंग। हाँ ऐसे ही कुछ थे। तूने लगातार अपने करियर में ऊपर जा रहे थे। क्या आपकी बेटी प्रिया और दामाद आदित्य, इन दोनों के बीच कुछ तनाव था, अनबन थी? आकाश बेटा, मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो, पर हमें बताओ प्लीज, आपके मम्मी पापा आपस में बहुत लड़ते थे बेटा? हाँ लड़ते थे, बहुत लड़ते थे। तुम ड्रॉप कर देना मतलब? आदित्य, हम दोनों ने डिसाइड किया था ना कि 1 महीना आकाश को मैं ड्रॉप करूंगी मम्मी के वहां और 1 महीना तुम करोगे अपने लंच ब्रेक में। कल मेरा 1 महीना खत्म हो गया है, सो आज से तुम्हें करना है उसे ड्रॉप। आई कैन डू इट। ये महीना मेरा बहुत बिजी होगा, कंपनी का एक्सपेंशन हो रहा है। यू नो एवरी मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? या आई नो एवरीथिंग। मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि मैं अकेली सब कुछ हैंडल कैसे करूं? टाइम मेरे पास भी नहीं है, मीटिंग्स मेरी भी होती। पूरा साउथ रीजन मार्केट हैंडल करती हूँ मैं, जस्ट इन केस तुम भूल गए हो। भूलने दोगी तब बोलूंगा ना। हर छोटी छोटी बात में अपना डेजिग्नेशन, अपने टारगेट झाड़ते रहती हो ताकि तुम अपनी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग सको। मतलब आकाश सिर्फ मेरी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बस बस बस, तुम्हारे साथ डिबेट करने का टाइम नहीं है मेरे पास। पहले मैंने ही बोला था, अब मैं ही मना कर रहा हूं। आई एम सॉरी, ओके? ये महीना आकाश को तुम्हें ही ड्रॉप करना होगा, दैट्स इट। बेटा अगले महीने आई विल ड्रॉप यू, ओके? कैन वी लीव नाउ? शादी के तुरंत बाद उन दोनों के बीच सब सही था, लेकिन जैसे जैसे उन्हें प्रमोशन मिलते गए, बस घर की शांति धीरे धीरे जाती रही। दोनों में काफी गुस्सा था, हर चीज को कंपटीशन की नजर से देखते थे। अपने अपने ऑफिस की टेंशन्स उन दोनों के बीच की टेंशन को बढ़ावा दे रही थी। उनकी लड़ाइयां में कभी समझ नहीं आती थी। हम तो पुराने ख्यालात के लोग हैं। हमें तो बस इतना समझ में आता है, आदमी को ढंग से कमाना आना चाहिए और पत्नी को ढंग से घर चलाना आना चाहिए। ये हर वक्त काम के बारे में सोचना, पैसा प्रमोशन, यही बातें करना, ऐसा एम्बिशन हमें समझ नहीं आती। टैक्सी, मैं टैक्सी से जाऊं? हाँ तो क्यों? अरे क्या क्यों? पहले मैं आकाश को ड्रॉप करूं, फिर तुम्हें ड्रॉप करूं, ये सब में मुझे रोज लेट होता है। आदित्य, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में इतनी प्रॉब्लम क्यों है? अच्छा एक काम करते हैं, कल से ना रिवर्स करते हैं। कल से मैं ड्राइव करूंगी, पहले आकाश को ड्रॉप करूंगी, फिर तुम्हें ऑफिस ड्रॉप करूंगी टाइम पर, फिर मैं खुद ऑफिस जाऊंगी और शाम को आते वक्त तुम्हें पिक भी कर लूंगी, बिकॉज़ आई एम अ सुपर वुमन। अब मल्टीटास्किंग की बैंडविड्थ तुम में नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं? नहीं, इसमें वेट ही कर रहा था कि अब तक टॉन्ट आया क्यों नहीं। हमेशा मुझे नीचा दिखाती रही। मैं कोई नीचा वीचा नहीं दिखा रही। तो ये क्या था? तुम पहले अपना एटीट्यूड देखो। तुम्हें पता है ना, हमारे बीच में एक अरेंजमेंट हुआ था, वो भी म्यूचुअली, तो उसे फॉलो करने की एटलीस्ट कोशिश तो करो। अरे क्या फॉलो नहीं करता मैं? हमेशा जताती रहती हूँ कि हर काम में तुम मुझसे बेहतर हो, मल्टीटास्किंग, और तुम अच्छी तरीके से जानती हो मेरे मुकाबले में तुम्हारा काम बहुत आसान है। क्या आसान है आदित्य? मेरा काम भी इम्पोर्टेंट है, ओके? और वही इम्पोर्टेंट काम अच्छे से करने के लिए मुझे इंसेंटिव्स और बोनसेस मिलते हैं, प्रमोशंस मिलती हैं, जिससे तुम क्लियरली नाखुश हो। बिलो द बेल्ट। बिलो द बेल्ट। और तुम जो बिलो द बेल्ट, अबव द बेल्ट, सर से लेकर पैर तक हर रोज हर वक्त खंजर भोंकते रहते हो, उसका क्या? तुम्हारे मुंह से आज तक मेरे लिए कोई भी अप्रिसिएशन का वर्ड निकला है? पता नहीं तुम औरतों को अप्रिसिएशन से इतना अटैचमेंट क्यों होता है? हर बात में क्यों चाहिए तुम्हें अप्रिसिएशन? क्यों, तुम्हें नहीं चाहिए? हाँ, तुम नहीं एक्सपेक्ट करते अप्रिसिएशन? अगर ऐसा है तो अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए इतने तरसते क्यों रहते? रेज, और इस वक्त इम्पॉसिबल, क्या बात कर रहे हो? तुम जानते हो अश्विन, 2 साल से मेरी सैलरी बढ़ी नहीं है। इस ब्रांच में मुझे कोई एक ऐसा बंदा बताओ जिसे रेज मिली हो। किसी को मिले नहीं मिले उनका लुकआउट है। आई डिजर्व अ रेज। मेरी इंक्रीमेंट बनती है। तो मेरी नहीं बनती, बाकी लोगों की नहीं बनती। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये सब मेरे हाथ में नहीं है। सैलरी बढ़ाना कॉर्पोरेट ऑफिस का कॉल। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि पिछले 2 सालों में हमारे 4 प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं हुए।
और जो 2 स्टार्ट हुए हैं वो गो स्लो पर। इन सब प्रॉब्लम को हम साथ मिलकर ओवरकम करेंगे, तभी तो रेस की बात छेड़ सकेंगे उनके साथ। अश्विन, मेरी तरफ से कभी कोई कमी छोड़ी है मैंने? आई नो दैट आदित्य, हुबली प्रोजेक्ट पे तुमने बहुत अच्छा काम किया, वो प्रोजेक्ट जरूर रॉक करेगा। सो लेट्स डिस्कस दैट। अश्विन ठीक कह रहा है यार आदित्य, ये साल हम केवल हुबली प्रोजेक्ट पे फोकस करते हैं और फिर देख स्केल डबल होगा। अरे थोड़ा सा पेशेंस रखा आदित्य। खत्म हो गया मेरा पेशेंस। पेशेंस रोज मुझे मार रहा है, चाकू की तरह गला काटता है मेरा। नहीं होगा मुझसे। आदित्य नाखुश था अपनी सैलरी से। नाखुश तो हम सभी हैं सर। 2 साल से हम में से किसी की सैलरी नहीं बढ़ी है। आदित्य को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसकी सैलरी 1,10,000 थी और रेस नहीं मिल रहा था, इसीलिए शायद वो अंदर ही अंदर बहुत इम्पेशेंट हो गया था। महेश, क्या ये भी एक वजह थी आदित्य और प्रिया के बीच की बढ़ती दूरियों के लिए? हाँ, उन दोनों के बीच ये एक इशू था। प्रिया 1,50,000 ड्रॉ करती थी और उसका हस्बैंड आदित्य 1,10,000। ऐसा प्रिया ने ही मुझे बताया था। उसे रेज नहीं मिल रही है तो दिन ब दिन फ्रस्ट्रेट हो रहा है। तुझे पता है, वो मेरी सैलरी, मेरी इंक्रीमेंट्स को टारगेट करता है। कहता है मेरा काम इम्पोर्टेंट नहीं है, आसान है। प्रिया, हो सकता है कि उसे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील हो रहा हो। क्यों लेकिन क्यों? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कभी उसकी सैलरी या उसकी डेजिग्नेशन को लेकर उसे टॉन्ट नहीं किया है। I'm his wife यार। मैं खुद चाहती हूँ कि वो लाइफ में तरक्की करे। महेश, प्यार व्यार अपनी जगह, एक दूसरे की बेसिक इज्जत करनी होती है ना, वो भी नहीं करती। बट आदित्य ऐसा नहीं है यार। ऐसा ही है बॉस। उसकी सैलरी मुझसे ज्यादा है, ये बात मुझे कभी भूलने ही नहीं देती। हमेशा पीछे पड़ी रहती है। ग्रोसरी के बिल भरो, इंटरनेट के बिल भरो। स्पोर्ट्स टीवी की चैनल जरूरी है क्या? और तो और आकाश को पिक करो, ड्रॉप करो रोज उसके मम्मी पापा के यहाँ से। पर आदित्य, तू इन सब बातों को बहुत गलत तरीके से ले रहा है यार। इतना स्टूपिड नहीं हूँ। वो हमेशा मुझे यही जताना चाहती कि हेलो मिस्टर 1,10,000 ओनली, इस घर की बॉस मैं हूं। क्योंकि तुम्हारी सैलरी मेरे से 40,000 रुपये कम है। तुम वही करोगे जो मैं बोलूं। यार, कौन सा ऐसा मर्द होता है जो ये सब बर्दाश्त करेगा? सुन, एक बार कूल डाउन होकर अच्छे ठंडे दिमाग से ये सारे मैटर को सॉल्व करने के इरादे से उसके साथ बैठकर बात कर और ये सारे टॉपिक डिस्कस कर। अरे डिस्कशन से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है यार। डिस्कशन कभी एक तरफा नहीं हो सकता संध्या। और एक दीवार के साथ आप क्या डिस्कस करोगे? आदित्य इस इश्यू को लेकर एक दीवार बन गया है। वो कुछ डिस्कस नहीं करना चाहता, सुनना ही नहीं चाहता, बस स्टेटमेंट्स इश्यू करता है। मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं बहुत बिजी हूं, मेरी मीटिंग्स हैं। बेसिकली वो सिर्फ ये प्रूव करना चाहता है कि बस उसका काम इंपॉर्टेंट है और मेरा काम, मेरी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हिज वर्ड्स इज घर संभालना और आकाश का ध्यान रखना, बस। पर ऐसा कब तक चलेगा प्रिया? तुम्हें उससे खुलकर बात करनी होगी, वरना तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे ही टॉर्चर करते जाओगे मेंटली। टॉर्चर करता था आदित्य, बहुत रुलाता था प्रिया को, मारपीट करता था, दिमागी टॉर्चर। घर और ऑफिस के तनाव के बीच प्रिया पिसती जा रही थी। मैंने बहुत समझाने की कोशिश भी की थी प्रिया को कि बेटा जॉब छोड़ दो, घर संभालो, आदित्य को घर चलाने की जिम्मेदारी निभाने दो, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। बहुत जिद्दी थी प्रिया, और हमारा आदित्य भी। वो एक कदम चलेगा ना मम्मी, मैं 4 कदम चलूंगी, लेकिन नहीं, उसका ईगो है ना इतना बड़ा। बेटा मर्द को थोड़ा सा पापा प्लीज, ये मर्द का ईगो, मर्द का सम्मान, ये सब मत सुनाइए अभी प्लीज। बेटा तू थोड़े टाइम के लिए ब्रेक क्यों नहीं लेती? ब्रेक मतलब? जॉब छोड़ दूं? क्यों छोड़ूं मैं अपना जॉब? मेरी सैलरी उसकी सैलरी से ज्यादा है, ये क्या मेरा फॉल्ट है? अरे हम दोनों तो एक कंपनी में काम भी नहीं करते कि उसे ऐसा फील हो। सब जानती हूँ बेटा, लेकिन उसे तकलीफ हो रही है तो। तकलीफ कुछ नहीं है मम्मी, वो बस मुझे निशाना बनाना चाहता है, हर वक्त जताना चाहता है कि हमेशा मैं ही गलत हूँ, गलती मेरी ही है, और मैं हमेशा उसे नीचा दिखाना चाहती हूँ, गॉड नोज व्हाई। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तू गलत है, लेकिन उसका ईगो थोड़ा हर्ट हुआ है।
कम से कम आकाश के बारे में तो सोच ले। आकाश जितना मेरा है उतना उसका भी है, और उसका ईगो संभालने के लिए मैं अपना जॉब नहीं छोड़ूंगी। दैट्स नॉट एन ऑप्शन। होमवर्क करा दो उसका। टाइम नहीं है मेरे पास, कल मेरा ये प्रेजेंटेशन है, रात भर जागना होगा। और आकाश कर तो रहा है अपना होमवर्क ढंग से। लेकिन तुम हेल्प कर दोगे तो थोड़ा और बेटर करेगा। अगर तुम्हें लगता है आकाश को हेल्प की जरूरत है, गो एंड हेल्प एंड स्टॉप इट। मुझे टॉन्ट मारना बंद करो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है आदित्य? क्यों ऐसे बिहेव करते हो? हाँ, तुम आकाश को मेरे पेरेंट्स के घर ड्रॉप करने जाते हो, वहां से पिकअप करने जाते हो, लेकिन उनसे एक हेलो बोलना नहीं होता ना तुमसे? तुम्हारी लड़ाई मुझसे है ना, तो मुझ तक रखो, मेरे पेरेंट्स तक मत लेकर जाओ। कल से एक दूध का लोटा लेकर जाता हूं, जैसे सामने आएंगे उनके चरण धोकर दूध पी लूंगा, ठीक है? अरे काम होता है काम मेरे पास, इसीलिए घर के अंदर जाकर हाय हेलो नमस्ते नहीं करता, उनका इंसल्ट करने के लिए नहीं। तुम्हें सब मजाक लगता है ना, लेकिन मेरे पेरेंट्स को बहुत बुरा लगता है कि तुम बेसिक रिस्पेक्ट भी नहीं दिखाते। जब मैंने कहा था मेरे पेरेंट्स के साथ रहते, तब कहा था मुझे अलग रहना है, इंडिपेंडेंट, तब सोचा था मेरे पेरेंट्स कितने हर्ट हुए रहेंगे। और आज भी तुम मेरे पेरेंट्स की एक भी बात सुनती हो? नेवर। अब करो शांति से अपना काम में। हाँ, रिपोर्ट आ गई है, और आपका थर्ड पार्टी एंगल शायद इसलिए फिट नहीं हो रहा है क्योंकि क्राइम में कोई तीसरा आदमी था ही नहीं। हाँ, फॉरेंसिक एविडेंसेस से तो ऐसा ही लग रहा है। उस फ्लैट में 2 ही लोग थे, और क्राइम सीन से जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उसमें 2 ही लोगों के फिंगरप्रिंट्स हैं। एक है प्रिया राव और दूसरा है आदित्य राव। बालकनी की रेलिंग, प्रिया का मर्डर करने में इस्तेमाल हुआ छुरा, कैरोसिन कैन, नाइफ स्टैंड, टेबल, हर चीज पर आदित्य की उंगलियों के निशान हैं। और आदित्य के हाथ में जो भी ब्लड लगा हुआ था वो प्रिया का था। मतलब एक मौत मर्डर है ये तो कंफर्म है, और दूसरा। मम्मी, आप आज रात आकाश को अपने पास रख लेंगी? मुझे कुछ काम है। काम? नहीं, उस दिन तो कोई एक्स्ट्रा वर्क प्रेशर नहीं था प्रिया पर। लेकिन उसने अपनी माँ से कहा था कि उसे कुछ काम था। पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा, बल्कि उस दिन तो वो ऑफिस से जल्दी निकल गई थी। उस दिन वो आदित्य के साथ बैठकर उनके सारे इश्यूज डिस्कस करने वाली थी। प्रिया ने कहा था ऐसा आपसे? हाँ। तू कहती थी ना, बैठकर बात करो, बैठकर बात करो। आज करूंगी मैं। वो मान गया? ऑन द वे बात छेड़ूंगी एंड होपफुली कन्विंस कर लूंगी उसे बात करने के लिए। वेरी गुड। और प्रिया प्लीज कामली बात करना। हाँ, आई एम श्योर बात करने से ना तुम दोनों का रिश्ता और बेटर होगा। बेटर होना पड़ेगा संध्या। हमारे झगड़ों का असर अब आकाश पर पड़ने लगा है, एंड आई कांट लेट दैट हैपन। ये खोलो और अब खत्म करना ही पड़ेगा। मैं एक्चुअली एक गुड न्यूज़ का वेट कर रही थी अगले दिन, पर जो न्यूज़ आई, क्या से क्या हो गया सर? हमें आज आकाश को पिक नहीं करना है, वो मम्मी के वहाँ ही रहेगा आज। क्यों, कल स्कूल नहीं है? मैं उसे सुबह पिक कर लूंगी। मैंने जानबूझकर रखा है उसे आज के लिए वहाँ पे। कोई पार्टी वार्टी ऑफिस की? आदित्य, मैं सोच रही थी कि हम दोनों शांति से बैठकर बात करें हमारे इश्यूज के बारे में। तो सारे आर्ग्यूमेंट, सफाइयाँ भी पहले से प्लान करके रखी होंगी। तुम्हें नहीं लगता एक तरफा सा हो जाएगा कंपटीशन? अब बस हो गया ना, ये एक दूसरे से compete करना छोड़ देते हैं और बैठकर हर मसला डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशंस लाते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। प्लीज। सो कैसे करेंगे नई शुरुआत? कितनी बार सॉरी बोलना होगा मुझे? कि अकॉर्डिंग टू यू तुम्हारी तो कोई गलती होती नहीं ना, सारे जमाने की जड़ में ही। देखो आदित्य, मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि हम सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स टेबल पर रखेंगे, ईगोज नहीं। टेबल पर तो ईगो मेरा ही होगा, राइट? क्योंकि मेरा ईगो ही प्रॉब्लम। क्या गिले शिकवे? ऐसे वर्ड्स तो आजकल कोई उर्दू सीरियल में भी इस्तेमाल नहीं करता। गिले शिकवे। ओके फाइन, तो तुम ही कोई सही वर्ड्स चूज कर लो जिससे तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मेरी तो हर चीज से तुम्हें प्रॉब्लम होती है। Why every time, हर वक्त मुझे स्पॉटलाइट में लाना जरूरी है क्या? तुम ये आदित्य, तुम्हारा ईगो, तुम ये तुम वो, तुम तो कुछ करते ही नहीं ना। तुम तो हमेशा विक्टिम बनी रहती हो। तुम्हें अच्छा लगता है अपने आप को विक्टिम दिखाने में, तुम्हें मजा आता है। विक्टिम तुम बनते हो आदित्य, हमेशा जताते रहते हो।
और मुझे लगता है अब तो बिलीव करने लगे हो अंदर से कि तुम विक्टिम हो। लुक आदित्य, मैं दिल से कह रही हूं कि मैं जानती हूं तुम कितने केपेबल हो, और जितना तुम चाहते हो ना उतना मैं भी चाहती हूं कि तुम्हें प्रमोशन मिले, तुम्हें हैंडसम सैलरी रेज मिले। ओह हाउ स्वीट। एक काम करते हैं, एक सर्टिफिकेट बनवाओगे तो मुझे, कॉन्सोलेशन सर्टिफिकेट, और थमा दो मेरे हाथों में। मुझे पता है ये भी मुझे नीचा दिखाने का तुम्हारा एक तरीका है। For God's sake आदित्य, प्लीज, आई एम रियली ट्राइंग हार्ड हियर। क्या तुम मुझसे नॉर्मली बात करने की कोशिश तक नहीं कर सकते? आई एम योर वाइफ, डैम इट, कोई कंपेटिटर नहीं हूं जो हमेशा लड़ते रहते हो मुझसे। लड़ता मैं नहीं हूं प्रिया, लड़ती तुम हो, क्योंकि तुम मुझसे 40,000 रुपए ज्यादा कमाती हो, इसलिए दिन रात सबके सामने मेरा इंसल्ट करती घूमती हो। आकाश के सामने, तुम्हारे मम्मी पापा के सामने, मेरे मम्मी पापा के सामने, सबके सामने दिन रात मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते रहती हो। अरे क्या मैं नहीं जानता मेरी जिम्मेदारी क्या है? अगर जानते हो तो पूरी क्यों नहीं करते? सारी जिम्मेदारियां बस मेरे लिए हैं क्या? मैं तो रेगुलरली तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल भी करती हूँ, और तुम मेरे मम्मी पापा के लिए थोड़ी सी कंसर्न नहीं दिखा सकते? अरे नहीं दिखा सकता मैं कंसर्न, क्योंकि मैं हूं, मैं तुम नहीं हूं। मैं दिन रात मेहनत करके कमाता हूं, मुझे दिखावा करने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह दिखावा नहीं कर सकता। ठीक है, करती हूं मैं दिखावा, क्योंकि मेरे पास दिखाने के लिए कुछ है आदित्य। मैं हर चीज में तुमसे बेटर हूं, तुमसे आगे हूं, अपनी जॉब में, घर में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने में। और तुम्हारे पास अपनी जेलसी और अपने स्टूपिड इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के अलावा कुछ है भी दिखाने के लिए जो दिखाओगे, और इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो आदित्य। अरे अगर अपनी जॉब से इतने नाखुश हो तो छोड़ क्यों नहीं देते? नई जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि तुम डरते हो कि तुम्हें कोई और जॉब मिलेगी नहीं। तुम में ना वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है आदित्य। तुम्हें बस जिंदगी भर खुद पर तरस खाना है, खुद को विक्टिम बना के घूमना है, और अपने हर फेलियर के लिए मुझे ब्लेम करना है। बस अपने इस बचपने से बाहर निकलो और रियलिटी में आओ, और अपने हर फेलियर के लिए अपनी बीवी को ब्लेम करना बंद करो, फॉर गॉड सेक। यू नो व्हाट द ट्रूथ इज? तुम ना ही एक अच्छे हस्बैंड बन सके और ना ही एक अच्छे फादर। अरे एक बार सोचो, तुम्हारा बेटा क्या सीखेगा तुमसे, क्या इज्जत करेगा तुम्हारी, जब तुम खुद अपनी बीवी की इज्जत करना नहीं जानते? मर्द बनो आदित्य, बी अ मैन। हम उन दोनों को कभी ठीक से समझ ही नहीं पाए, और अब हमें ये भी पता नहीं चलेगा कि आदित्य ने इतना भयंकर कदम उठाया कि You're a loser. That's what you are. मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम ऑफिस में जाके करते क्या हो, जॉब करते हो या पता नहीं वहां भी क्रिबिंग करते हो औरतों की तरह। ये क्या कर रहे हो आदित्य? What do you think you're doing? आदित्य, चाकू वापस रखो। आदित्य, listen to me. Calm down. आदित्य प्लीज पुट द नाइफ बैक। आदित्य, हम बैठ के बात करेंगे, सब कुछ सुलझा देंगे। आदित्य प्लीज डोंट बी मैड। आदित्य व्हाट आर यू डूइंग? आदित्य, अब दोनों बॉडीज को उनकी फैमिलीज को हैंड ओवर कर सकते हैं। हम बहुत जल्द चार्जशीट फाइल करने वाले हैं। हम लोगों ने एफआईआर आईपीसी 302 के तहत फाइल की आदित्य राव के खिलाफ अपनी बीवी प्रिया राव के मर्डर के लिए, पर चूंकि अक्यूज ने सुसाइड किया था, हम लोगों ने एबेटेड चार्जशीट फाइल की। हमारे पास लिखित में कबूलनामा तो था नहीं, पर अक्यूज और विक्टिम दोनों के पेरेंट्स के स्टेटमेंट है, उनके बेटे का स्टेटमेंट था, पड़ोसी और उनके साथ काम करने वाले कलीग्स के स्टेटमेंट है। सबका यही कहना था कि दोनों के बीच का रिश्ता काफी खींचा हुआ था, और हमारे पास फॉरेंसिक एविडेंसेस बहुत स्ट्रांग थे। वैसे इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सिंपल केस नजर आता है, लेकिन रहा नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ हुआ वो दो ऐसे लोगों के बीच में हुआ जो जिंदा ही नहीं थे। सब कुछ इंटरनल। हाँ, उनके प्रॉब्लम्स, उनके बीच का तनाव और वहां हुए वारदात के बारे में ज्यादा से ज्यादा हम अंदाजा लगा सकते हैं, और एक्चुअल क्या हुआ था ये हम कभी नहीं जान पाएंगे। सर, ऐसे केसेस काफी इमोशनल ड्रेनिंग होते होंगे। कभी कभी हमें ऐसे माँ बाप के साथ डील करना होता है जिन्हें भनक तक नहीं होती ऐसे भयानक अंत की, फिर भी रोते हैं
कि उन्हें पता था कि ऐसा कुछ गलत हो सकता है। मुश्किल होता है मासूम बच्चों से स्टेटमेंट लेना जिनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई हो, पर उस वक्त हमें एक क्लिनिकल इन्वेस्टिगेटर का रोल निभाना पड़ता है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एक जुर्म हुआ होता है और अपने इमोशन को काबू में रखना होता है। बिल्कुल, हमेशा रखना होता है, खासकर ड्यूटी करते वक्त। पर चार्जशीट फाइल करने के बाद या केस क्लोज करने के बाद अक्सर दिल में यह ख्याल आता है, काश ऐसे सारे केसेस में फैमिलीज ने वक्त पे कुछ किया होता जिससे आपसी टेंशन इस हद तक नहीं बढ़ता। जुर्म का साया पड़ने से पहले ही टेंशन को रोका गया होता। हर चीज का एक अंत होता है या उसका अंत कराया जा सकता है, तो फिर एक रिश्ते के बीच के तनाव का, दर्द का अंत क्यों नहीं किया जाता? कोई भी मौत किसी ना किसी को दर्द देती है, लेकिन इस तरह जिंदगियों का बेवक्त खात्मा असंतुष्टि का एक नया सिलसिला शुरू करता है, जो उतनी ही असंतुष्टि पैदा करते हैं जितनी असंतुष्टि वो रिश्ते जीवित अवस्था में पैदा कर रहे थे। सड़ने से बेहतर है इलाज करवाना। किसी भी रिश्ते को इस हद तक ना सड़ने दें कि वो बेइलाज होकर हमें ही नष्ट कर दे। इतनी सुबह कहाँ चल पड़ी शालिनी? कुछ काम है पापा। अरे शालिनी, नाश्ता लेट हो रहा है माँ। कब तक लौटेगी? जब वक्त होगा घर आने का आ जाऊंगी मैं। हेलो। हाँ बस, वो मैंने खाना बनाकर प्लेटफॉर्म पर रख दिया है, तुम गरम करके खा लेना। तुम कहाँ जा रही हो? मैं अम्मी के पास जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊँगी। अचानक? हाँ, वो अम्मी को कुछ काम है इसीलिए। ठीक है। कहाँ जा सकती है वो? कुछ तो अंदाजा होगा आपको? कुछ कह कर नहीं गई है, कई बार बिना बताए चली जाती है इस तरह। लेकिन लौट कर आ जाती है। कल सुबह से निकली हुई शालिनी अभी तक घर नहीं लौटी। कल शाम से मैं उसका फोन भी ट्राई कर रही हूँ, लेकिन वो भी बंद आ रहा है। देखिए, आप एक काम कीजिए, हमें शालिनी का एक लेटेस्ट फोटोग्राफ दे दीजिए। वैसे उसके फोन रिकॉर्ड्स हमारे पास शाम तक आ जाएंगे, तब एक आइडिया मिल सकेगा कि कहाँ गई हो सकती है। सर, हमारा घर और दुकान एक ही कॉलोनी में। मैं रोज दोपहर को खाना खाने के लिए घर जाता हूँ। उसने मुझे फोन पर कहा कि वो अपनी अम्मी के घर जा रही है। तो तुमने तो अभी कहा कि तुम्हारी पत्नी मायके गई नहीं। वही तो सर, शाम को जब उसका फोन स्विच ऑफ आया तो मैं उसकी अम्मी के घर गया। वहां जाके पता चला कि वो वहां गई नहीं। नहीं बेटा, बस वो तो यहाँ आई नहीं, और मुझे तो उससे कुछ काम नहीं था। और अम्मी, उसने तो साफ कहा था कि आपको उससे काम है। तुमने ठीक से सुना तो था ना? हाँ अब्बू। अबू, राबिया का फोन अब भी बंद आ रहा है। वो तो शाम से ही बंद आ रहा है फातिमा। मायके नहीं तो और कहाँ जा सकती है तुम्हारी पत्नी राबिया? पता नहीं सर। हमें फोटो चाहिए होगी राबिया की, हम उसकी तलाश शुरू करेंगे और फोन रिकॉर्ड जब आएंगे तब पता चलेगा कि वो अपने मायके जा रही थी या कहीं और। मिसिंग केसेस के कई रंग होते हैं, अक्सर डिपेंड करता है कि केस रिपोर्ट कैसे हुआ है। सिर्फ एक स्टेटमेंट होता है हमारे पास जो मिसिंग कंप्लेन करवाने वाला देता है। यह स्टेटमेंट सच भी हो सकता है और मनगढ़ंत भी। अब तक हमें यह मालूम नहीं होता है कि कोई इंसान अपनी मर्जी से गायब हुआ है, उसे गायब करवाया गया है, या फिर उसके गायब होने के पीछे कोई गहरी साजिश रची गई। सर, आज की डेट में फोन रिकॉर्ड से काफी कुछ पता चल जाता है। मिसिंग आदमी या औरत की लास्ट लोकेशन क्या थी और आखिर बार उसकी किससे बात हुई थी। मिसिंग पर्सन के बारे में काफी कुछ कह देते हैं फोन रिकॉर्ड्स। और जैसा कि आप बता रहे थे, अगर शिकायत करने वाले ने उसके स्टेटमेंट में झूठी डिटेल्स दी हो तो उसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है, हर मुमकिन एंगल टटोलने के बाद भी अगर इन्वेस्टिगेशन मिसिंग इंसान तक ना पहुंचा पाए तो क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि यह मिसिंग केस एक भयंकर क्राइम का रूप ले चुका है?
1000 रुपए की नोटों की विमुद्रीकरण की घोषणाओं के तुरंत बाद देश भर से इन नोटों को नष्ट किए जाने की खबरें आने लगी हैं। कुछ जगह पर नोटों को जलाया जा रहा है, कुछ जगह नोटों को गंगा में भी बहाया गया और कहीं कचरे के ढेर में या जंगलों में इन नोटों को फेंक दिया गया है। पब्लिक को आगाह किया जाता है कि ऐसे नोटों से भरा बैग या बोरी मिलते ही पुलिस को इत्तला कर दे। सर, सूटकेस पे कोई मार्किंग या टैग नहीं है, कोई लोकल में चीप ब्रांड लगता है। नफीसा, बॉडी पर से कुछ मिला? फीमेल बॉडी है सर, कोई ज्वेलरी या पर्स कुछ भी नहीं मिला बॉडी पर, और बॉडी भी काफी गल चुकी है। सर, सलवार कमीज पर कोई टैग या मार्किंग कुछ भी नहीं मिला। चला के खूनी, लेबल्स हटा दिया हमने। सर, डॉक्टर बस्ती से भी बात हुई, आज शाम तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट रेडी हो जाएगी। फीमेल, हमारे पास इस वक्त ना विक्टिम की एज है और ना ही टाइम ऑफ डेथ। अपने सारे कंप्लेंट्स निकलवाओ, सारे फीमेल मिसिंग कंप्लेंट निकलवाइए और बताइए अभी भी एक्चुअली कितने मिसिंग हैं और कितने घर लौटे, पर केसेस अभी क्लोज नहीं हुए। हाँ, औरत है, पिंक कमीज और सफ़ेद सलवार, बदन पे कोई दुपट्टा नहीं था, सिर्फ सलवार कमीज। 1 सेंटीमीटर प्लस माइनस हो सकता है। टाइम ऑफ डेथ कई दिन पहले का होगा डॉक्टर? हफ्तों पहले, मैं कहूँगा कि 5 से 6 हफ्ते। 5 से 6 हफ्ते मतलब 36 से 42 दिनों के बीच, राइट? मौत का कारण डॉक्टर? बॉडी पे कोई जख्म नहीं मिले हैं जो ये अंदेशा देते हों कि विक्टिम की स्टैबिंग हुई या फिर किसी भारी चीज से मारा गया, और ना ही बॉडी में से कोई पॉइजन के ट्रेसेस मिले। थैंक्स डॉक्टर, अब हमारी सर्च थोड़ी फोकस्ड हो जाएगी। लगभग 50 मिसिंग कंप्लेंट मिली हमें जिले के अंदर से। इस एज ग्रुप के हिसाब से अब हमारी लिस्ट थोड़ी छोटी हो जाएगी। मौजूद मिसिंग कंप्लेंट के हिसाब से 5 औरतों के डिस्क्रिप्शन मैच हो रहे हैं, जिसमें से 3 घर वापस आ गई और 2 अभी भी गायब है। इन दोनों केसेस में औरतों ने सलवार कमीज तो पहनी थी, पर जो लाश पर से बरामद हुए गुलाबी कमीज और सफेद सलवार, वो दोनों केस से मैच नहीं करती। सलवार कमीज पहन रखी थी। कौन से कलर के, कुछ याद है आपको? अरे शालिनी, ग्रीन थी, नहीं डार्क ग्रीन। सर, मैंने राबिया को लास्ट टाइम तब देखा जब मैं सुबह अपनी दुकान के लिए निकल रहा था। क्या पहना था उसने? सर, वो हमेशा ही सलवार कमीज पहनती है। कलर? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्रीम टाइप कोई कलर था सर। शालिनी खन्ना ने डार्क ग्रीन कलर की कमीज पहनी थी और राबिया ने क्रीम कलर की। और जो लाश पर से हमें मिला है गुलाबी कमीज और सफेद सलवार है। सर, इन दोनों फैमिलीज को बुलाते हैं। हो सकता है राबिया ने अपने पति से फोन पर झूठ बोला कि वो मैके जा रही है और बाद में उसने ड्रेस चेंज कर लिया। ड्रेस चेंज शालिनी खन्ना ने भी किया हो सकता है। ये दोनों घर से एक ही दिन गायब हुई, 5 अक्टूबर को, और हमें बॉडी मिली है लगभग 38 दिन के बाद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से लाश 36 से 42 दिन पहले की है। सर, आपको शक था कि दोनों फैमिलीज में से किसी एक ने गलत स्टेटमेंट दिया था? पर एक पूरा महीना झूठ पकड़ा नहीं गया। दोनों पुलिस स्टेशन जहां पर मिसिंग कंप्लेंट्स दर्ज की गई थी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन तो की होगी। क्या वो बैग में मिली लाश किसी तीसरी औरत की ही थी? इस बात की संभावना तो थी। सारे मिसिंग कंप्लेंट्स में से ये दोनों औरतें सबसे क्लोज मैच हो रही थी विक्टिम के, इसलिए हमने इन दोनों की फैमिलीज को बुलाया। ये कैसे हो सकती शालिनी? ये हमारी बेटी नहीं है। जी नहीं, शालिनी ने ये कपड़े नहीं पहने थे। कपड़े बदले भी तो जा सकते हैं। मैं अपनी बेटी के सारे कपड़े पहचानती हूँ। ये मेरी बेटी के कपड़े नहीं हो सकते। और शालिनी कोई कपड़े साथ में लेकर भी नहीं गई थी। ये भी तो हो सकता है कि शालिनी घर से निकलकर कहीं गई हो और वहां पर ये कपड़े पहन लिए हो। सर, वो लाश हमारी बेटी की नहीं है। नहीं सर, ये मेरी राबिया नहीं है। ये तो जी नहीं। भला कहां से हमारी राबिया लगती है? नहीं सर, ये राबिया की सलवार कमीज तो है ही नहीं। ये मैं पक्का कह सकता हूं, ये मेरी राबिया नहीं है सर। दोनों फैमिलीज ने सूटकेस को भी पहचानने से इनकार कर दिया है। ये तो होना ही था। भला कोई लाश को ठिकाने लगाने में इस्तेमाल किए गए सूटकेस को क्यों अपने सर पर लेगा? जाहिर सी बात है, शक उसी पर जाएगा। सर, इमीडिएट सवाल ये है कि डिकम्पोज हुई लाश आखिर है किसकी? शालिनी खन्ना की या राबिया रशीद की? लाश पे पाए गए कपड़ों के अलावा दोनों केसेस में बराबर डिटेल्स मैच हो रही हैं।
लाश किसी की भी हो सकती है, 50-50% चांसेस है। पहले हम 100% श्योर हो जाते हैं कि ये लाश इन दोनों राबिया और शालिनी की नहीं है, उसके बाद तीसरे एंगल पर सोचना शुरू करते हैं। विशाल सर, तुम ऐसे तमाम मार्केट्स को छान मारो जहां पर इस तरह के सस्ते सूटकेस मिलते हैं, और राजमोरा जंगल की तरफ जाने वाले सारे रास्तों के CCTV भी खंगालो। सर, नफीसा सर, विवाह चौक पुलिस स्टेशन में शालिनी का केस दर्ज हुआ और मधुबन वैली पुलिस स्टेशन में राबिया का। इन दोनों थानों से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की कॉपी लेकर आओ। हमें पूरी तरह से श्योर होना है कि ये लाश इन दोनों औरतों की है या नहीं। शालिनी नहीं है ना हमारी? नहीं है ना शालिनी? आप मुझसे झूठ मत बोलिए, कुछ छुपाइए मत, सच सच बता दीजिए। नहीं सरस्वती, वो हमारी शालिनी नहीं है। हमारी शालिनी ढीठ है, बागी किस्म की है, लेकिन है तो हमारी बच्ची। पापा मम्मी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थी, कभी कभी लेट हो जाता है। पहले तुम्हारा पूरा फोकस पढ़ाई पर रहता था, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया है? और शालिनी, पहले कभी तुम हम लोगों से इस तरह से बात नहीं करती थी। तो मुझसे भी कौन सा इस तरह के सवाल पूछे जाते थे पहले, जैसे कि मैं कोई गुनहगार हूँ? शालिनी, कुछ गलत कर रही हो तुम, इसीलिए झूठ बोल रही हो हमसे, इसीलिए हमें नहीं बताती हो कि तुम कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो। तुम्हारे लिए हमने जो लड़का चुना है वो वाकई तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमें तुम्हारी खुशी की कोई परवाह ही नहीं है? प्लीज मम्मी, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी अपनी खुशी है, अपनी पसंद है। कौन है तुम्हारी पसंद? या ये जानने का भी अधिकार नहीं है हमें? कोई नहीं है पापा, और प्लीज जब भी मैं घर लेट आती हूँ तो मुझे ऐसे शक की नजर से देखना बंद कर दो। तो तुम्हारा सारा वक्त बीतता कहाँ है शालिनी? कहा तो सही कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थी, और यही सच है, लेकिन आप तो वो सच सुनना चाहते हो जो कि है ही नहीं। आप वो सच सुनना चाहते हो जो आप अपने दिमाग में बना के बैठे हो। आशीष, वो उस आशीष के साथ भी भाग गई होगी, तभी मन को बहला लेंगे हम। बस वो जहां भी रहे खुश रहे, खुश रहे। शालिनी खन्ना की लास्ट लोकेशन उसके घर के बिल्कुल करीब थी, विवाह चौक में, और फिर उसका फोन स्विच ऑफ हुआ था 5 अक्टूबर 2016 को। हाँ, जब वो घर से निकली थी। सर, उसके फोन रिकॉर्ड से कुछ पता चलता है? शालिनी के फोन रिकॉर्ड्स के अनुसार उसकी सबसे ज्यादा बातें होती थी आशीष मेहरा से, और उसके दोस्तों ने भी कंफर्म किया है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। तो क्या शालिनी आशीष मेहरा के साथ भाग गई? उसने कहा नहीं, वो हमें उसके घर पे मिला था। आशीष मेहरा? जी बेटा है वो मेरा। क्यों? कहाँ है वो? बाहर गया है। क्या बात हो गई? बाहर कहाँ? उसका फोन क्यों बंद आ रहा है? मतलब बैटरी डाउन हो गई होगी। आखिर बात क्या है? अरे सर, मैंने मोबाइल स्विच ऑफ किया था क्योंकि मैं एग्जाम में बैठा था सर, वहाँ पे फोन अलाउड नहीं है। एग्जाम में फोन बंद करके रखा था। बड़े गुड बॉय हो। मैं आपका मतलब समझा नहीं सर। मतलब ये है कि हफ्ते में 7 दिन तुम्हारी एक ना एक बार तो बात होती थी शालिनी खन्ना से, लेकिन पिछले 2 दिनों में, यानी कल और आज, यानी 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर को तुमने उसका फोन ट्राई भी नहीं किया। सर, पिछले 2 दिन से मेरे टेस्ट पेपर चल रहे हैं, और शालिनी अच्छे से जानती है कि मैं एग्जाम के टाइम पे कितना फोकस होता हूँ। वो तो आपका कांस्टेबल जब मुझे यहाँ पे घसीट कर लाया, तब मुझे मालूम पड़ा कि शालिनी मिसिंग है कल से। तो बताओ कहाँ है अब शालिनी? वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ऐसा पता चला है हमें। हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड थी, मेरा मतलब है, पर सब हमारे बीच ऐसा कुछ सीरियस नहीं था कि हम भागने वागने का प्लान बना लें, या फिर वो कोई ऐसा डिसीजन ले। पर शालिनी मिसिंग है आशीष, अपने माँ बाप को बिना बताए घर से गई है। तुम्हें तो बता के निकली होगी। नहीं बताया सर, मेरी अभी ये परसों यानी 4 तारीख को उससे बात हुई थी, उसने कुछ नहीं बताया, और सब मैं उसके साथ भागूंगा ही नहीं कभी, और ना ही उसे घर छोड़कर भागने के लिए कभी सपोर्ट करूंगा। मेरा मतलब है सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा? तो फिर कहाँ जा सकती है शालिनी? ये लड़का आशीष मेहरा तो यही है, कॉलेज के फर्स्ट ईयर से जानता है शालिनी को, दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। तो उसे भी मालूम नहीं कि शालिनी कहाँ है? हाँ, मैंने उसके पीछे 2 बंदे भी लगाए थे, लेकिन वो खुद परेशान है
कैसे कहाँ चलेगी शालिनी? सर शालिनी के माँ बाप क्या बोले? काफी पूछने पर उसके माँ बाप ने बस यही बताया कि शालिनी स्कूल में अच्छी स्टूडेंट थी, पर कॉलेज में आके काफी बदल गई, रेबल टाइप हो गई थी। कहाँ जा रही है माँ बाप को बता के नहीं जाती थी। कहीं ऐसा तो नहीं तंग आ गए होंगे माँ बाप और उन्होंने ही कहीं उसे? नहीं, हमने उनके मूवमेंट्स भी ट्रैक किए और उनके फोन रिकॉर्ड्स भी खंगाले, लेकिन ऐसा कुछ सामने आया नहीं। मुझे लगता है हमें शालिनी और उसके माँ बाप के फोन रिकॉर्ड से एक बार और स्कैन करने चाहिए। अगर शालिनी खुद अपनी मर्जी से भी कहीं गई है तो ऐसे हवा में तो गायब नहीं हो सकती। हाँ सर, विभा चौक टीम से मैंने तीनों के फोन रिकॉर्ड्स की कॉपी ले ली है। मैं मधुबन वैली थाने होते आऊंगी राबिया की इंक्वायरी करके। इत्तेफाक की बात है सर, दोनों सेम डे ही गायब हुए हैं। शायद इत्तेफाक ना भी हो, तुम राबिया की इंफॉर्मेशन लेकर आओ। अबू, फातिमा, ये फैसल कौन है? मुझे कैसे पता होगा? अबू, मैंने नाई तो कभी राबिया से उसके बारे में सुना, नाई कभी उससे मिली और कभी उसे देखा भी नहीं। सलमा, राबिया ने अब्बास से झूठ क्यों बोला कि वो तुमसे मिलने आ रही है? मुझे कैसे पता होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि राबिया अपने शौहर अब्बास के साथ बेवफाई कर रही थी? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? राबिया ऐसा क्यों करेगी? वो अब्बास से बहुत प्यार करती है। अब्बास अंकल, आप इसका अमाउंट खाते में लिख देंगे, पापा को मोबाइल से पेमेंट कर देंगे। ठीक है बेटा, लिख लूंगा। फैजल अब्दुल्ला। कौन है फैजल अब्दुल्ला? 5 अक्टूबर 2016 को शाम 4 बजे तुम्हारी पत्नी राबिया के फोन से इस फैजल अब्दुल्ला को फोन गया था और वो राबिया के फोन से आखिरी फोन था। और राबिया और फैजल की बराबर बात होती थी एक अरसे से। है कौन ये फैजल? पुरानी दोस्ती थी। अब्बास से शादी होने से पहले राबिया राशिद और फैजल अब्दुल्ला एक दूसरे को जानते थे। कोई अफेयर? गलत बात है सर, ये झूठ है सर। राबिया और मैं बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। उसने मुझे फोन पे कहा था कि मेरे लिए खाना रख के जा रही हो। किसी गैर वैर के साथ भागना होता तो ऐसा क्यों करती हो? खाना बनाए बिना नहीं चली जाती। पर वो तुमसे फोन पे झूठ क्यों बोलती? उसे तुमसे बोला था कि वो अपनी अम्मी के यहाँ पर जा रही है, पर वहां तो वो गई नहीं। हाँ, तो वो वहीं के लिए निकली होगी। आप उसे झूठ क्यों कह रहे हैं? ये भी तो हो सकता है ना कि रास्ते में कुछ हो गया हो। ऐसी वाहियात बातें ना करें। राबिया ने खुद चुना था अब्बास को, प्यार करते थे दोनों एक दूसरे के साथ में, और हमने शादी करवाई थी उनकी। एक तो आप हमारी बेटी को ढूंढ नहीं पा रहे, ऊपर से उसका और हमारा दोनों का नाम उछाल रहे हैं। कौन है ये फैजल अब्दुल्ला? देखिए, फैजल अब्दुल्ला कोई हमारे दिमाग की मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आपकी बेटी राबिया के फोन रिकॉर्ड से निकला ही आदमी, और आपकी बेटी ने अपने शौहर को झूठ बोला था कि वो यहाँ पर आ रही है। तो वो निकली होगी आने के लिए, रास्ते में कुछ हो गया होगा। ये क्यों नहीं सोचते आप? सोचना हमारा काम नहीं है, जो है उसे पकड़ना हमारा काम है। राबिया की आखिरी लोकेशन धतौली है और आखिरी कॉल उसने इस फैजल को किया है। राबिया की आखिरी लोकेशन धतौली है और आखिरी कॉल उसने इस फैजल को किया है। आप बराबर चुप रही, आप जरूर बहुत कुछ जानती हैं। जी, वो फैजल अब्दुल्ला और राबिया दोस्त हुआ करते थे, पर ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। फिर से आपको हम क्लियर कर देते हैं, हम कुछ सोच नहीं रहे, जो राबिया के कॉल रिकॉर्ड्स में वो बता रहे हैं। राबिया और फैजल के बीच में ना ही तो कुछ था और ना ही हो सकता है। वो सिर्फ एक दोस्त था। राबिया की जिंदगी में सिर्फ एक ही मर्द है, अब्बास, जिससे उसने शादी कर ली और वो दोनों काफी खुश हैं। अब उन दोनों के बीच में ये फैजल कहाँ से आया? फैजल उनके बीच में कहां से आया था ये किसी को भी नहीं पता, पर आया तो था। ये फोन रिकॉर्ड साफ साफ बता रहे हैं कि दोस्ती कभी पुरानी हुई नहीं थी, और सिर्फ दोस्ती नहीं थी, लास्ट कॉल भी उसी को ही था 5 अक्टूबर को। और फैजल? यही नहीं था अनबे, बहुत तोड़ा उसको, लेकिन उसकी जुबान खुली ही नहीं। साले, तेरा राबिया के साथ अगर चक्कर नहीं चल रहा था तो फोन पे तुम लोग क्या रॉन्ग नंबर खेल रहे थे? बता तो चुका हूँ सर, बहुत पुरानी फ्रेंडशिप है सर, सिर्फ बातें होती थी सर, कोई चक्कर वक्कर नहीं है हमारा। सर, कैसी बातें हैं? कब मिलोगे, कब अब्बास काम पे होगा, ये सब? नहीं सर, वो सिर्फ मेरी दोस्त है,
वो बहुत ज्यादा दुखी थी, अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी। खुश नहीं थी? ये किसने कहा आपसे? सर, राबिया और मेरी लव मैरिज हुई है, बल्कि उसने सामने से मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। मैंने हाँ कही और फिर हमारी शादी हुई, और इस शादी के लिए तो मेरे अम्मी अब्बू तक राजी नहीं थे। सर, मैं मथुरा से इतनी दूर यहाँ पढ़ने के लिए आया था और राबिया के लिए यहीं बस गया। मैं उसकी हर जरूरत को पूरा करता हूँ सर। ये नाखुश वाकुश होने की बात कौन कर सकता है? ये मैं फैजल ने बताया और उसको राबिया ने। बकवास कर रहा है वो। कहीं उसी ने तो मेरी राबिया को? नहीं, राबिया फैजल के साथ नहीं है। तो कहाँ है सर? मुझे नहीं मालूम राबिया कहाँ है। उसने मुझे कभी नहीं बताया कि वो घर छोड़कर जा रही है सर। तब भी नहीं बोला जब वो धतौली गांव में थी, शाम 4 बजे, और तुझसे फोन पे बात कर रही थी। जी सर, उसका एक फोन आया था। 3 कॉल आए थे तुझे? हाँ सर, उसके 3 फोन आए थे मुझे, लेकिन सर मेरी उससे कोई बात नहीं हो पाई थी। मैं हेलो हेलो करते रह गया, वो सामने से कुछ बोल ही नहीं रही थी सर। हाँ राबिया, हेलो 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 राबिया, हेलो राबिया, राबिया तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो। तेरी इतनी खास दोस्त, तेरे को 3 बार वो बैक टू बैक कॉल करती है, बात नहीं हो पाती, और तूने कॉल बैक नहीं किया। क्यों नहीं किया सर? उस दिन कई दफा मैंने उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका फोन स्विच ऑफ था। और उसके बाद भी इतने दिनों में उसे बहुत बार फोन किया, लेकिन हर बार उसका फोन स्विच ऑफ था। सर, आप लोग ढूंढ रहे हैं तो मिल क्यों नहीं रही मेरी राबिया? मिलेगी, पूरी कोशिश चल रही है। हो सकता है राबिया अपनी मर्जी से कहीं चली गई हो, तो उसके फोन रिकॉर्ड्स कुछ दिखा नहीं रहे। हमें आपकी मदद लगेगी ये जानने में कि ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां पर राबिया अपनी मर्जी से जा सकती है। एक फैजल निकला राबिया के 30 से। हमने अब्बास से बहुत पूछताछ की कि कोई और भी था, लेकिन नहीं मिला। हमने इस फैजल पे कड़ी नजर रखी हुई है, लेकिन ये रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है, अपना काम कर रहा है। राबिया की हमें कोई खबर मिली ही नहीं, और अब आप लोगों से इस लाश के बारे में पता चल रहा है, जिसे पहचाना बहुत मुश्किल है। राबिया राशिद और शालिनी खन्ना, दोनों के केस लगभग एक जैसे हैं। अचानक गायब हो गए बिना किसी इशारे के, कोई सुराग भी नहीं छोड़ गए। तो सूटकेस वालों से कोई उम्मीद नहीं। ओके, और सीसीटीवी? वहाँ भी कुछ नहीं सर। सर, ये जो राजमोरा का जंगल है, उसका नैनीताल की साइड से भी एक रास्ता जाता है। वहाँ पे अभी तक सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं हुआ है, शायद उस रास्ते पे कुछ हुआ। फोन रिकॉर्ड से कुछ मिला? सर, मैंने सारे फोन रिकॉर्ड फिर से डबल स्कैन किए। 5 अक्टूबर को अब्बास की लोकेशन पहले घर है, फिर स्टेशनरी की दुकान, और फिर से घर है। तो फिर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये लाश किसी तीसरी औरत की हो सकती है? पॉसिबिलिटी तो है सर, लेकिन इन दोनों औरतों का प्रोफाइल उस लाश के प्रोफाइल से काफ़ी क्लोज मैच होता है। और अजीब इत्तेफाक है कि दोनों केसेस में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। दोनों का एक ही दिन गायब होना, वो भी बिना किसी सुराग के। राबिया के केस में अफेयर का एंगल, और शालिनी के केस में माँ बाप का गुस्सा, और दोनों अभी तक ट्रेस नहीं हुई है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों औरतों में से कोई एक घर छोड़कर नहीं गई हो, मारी गई हो, और उसकी लाश को ठिकाने लगाया गया? पर सर, दोनों के घर वालों ने स्टेटमेंट में कहा है कि वो घर छोड़कर गई थी। ऐसे में या तो एक स्टेटमेंट गलत होगी या फिर झूठी। शालिनी के माँ बाप का कहना है कि शालिनी घर से बिना बैगेज के गई। जब वक्त होगा घर आने का आ जाऊंगी मैं। और राबिया के पति का कहना है कि राबिया ने उससे कहा, मैं अम्मी के पास जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। जबकि उसकी माँ को इस बात की भनक तक नहीं है। इन दोनों फैमिलीज में से कौन झूठ बोल रहा है? परफेक्ट क्राइम। एक परफेक्ट क्राइम तभी हो सकता है जब इन्वेस्टिगेशन लगाम छोड़कर अपने हाथ खड़े कर दे, कहने लगे कि शायद इसके आगे कुछ मिल ही नहीं सकता, इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता। ये केस ब्लाइंड केस था, लाश किसी की भी हो सकती थी, पर आपके हाथ में जो 2 मिसिंग केसेस थे वो सबसे क्लोज मैच हो रहे थे। तो फिर आपने कौन सा एंगल फॉलो किया? किसी तीसरे की लाश होने के एंगल में आपके पास कोई स्टार्ट पॉइंट था, कोई सुराग, कोई लीड? नहीं, ब्लैंक थे। उस एंगल को फिर से टटोलने के लिए हमें जीरो से शुरुआत करनी पड़ी, लेकिन हमें उसकी जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि हमने दोनों मौजूदा मिसिंग केसेस को ठीक से खंगाला नहीं। हम जानते थे दोनों फैमिलीज ने जो बयान दिया है और जो हुआ होगा उसमें एक गैप था। आपसे और आपके पति से हमें बात करनी है। मैं कुछ समझा नहीं, कौन से टेस्ट की बात कर रहे हैं आप? डीएनए टेस्ट। हमें जो लाश मिली थी हमने उसके कुछ सैंपल बचा के रखे, आपके और आपकी बीवी के सैंपल से उसको मैच करके देखा जाएगा। पर उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि हमें इस बात की श्योरिटी हो जाएगी कि वो लाश आपकी बेटी राबिया की है या फिर किसी और की। और हम कह रहे हैं ना, वो हमारी राबिया नहीं है। देखिए साहब, अब्बास भी कह चुका है कि वो लाश राबिया की नहीं, उसे भी तो दिखाई थी ना आपने लाश, फिर ये टेस्ट क्यों?
हमें कोई डीएनए टेस्ट नहीं करना है। देखिए, वो हमारी शालिनी नहीं है। हमारी शालिनी जहां है खुश रहे। ठीक है, वो ढीठ है, हमारी सुनती नहीं है, लेकिन है तो हमारी बेटी ना। हम तो भगवान से दिन रात यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी बेटी चाह रहे, खुश रहे। हम कोई टेस्ट नहीं करवाना चाहते। देखिए, हमें भी पक्का मालूम नहीं है कि वो बॉडी किसकी है, पर अंश इसलिए बचा कर रखे हैं क्योंकि बॉडी पूरी सड़ चुकी थी। अब यही एक टेस्ट जो डाउट्स क्लियर कर सकता है। आप लोग का सिर्फ थोड़ा वक्त जाएगा, लेकिन जिंदगी भर के लिए एक सुकून रहेगा कि वो लाश शालिनी की नहीं थी। क्या हुआ अबू? क्या बात है? बेटा, ये कह रहे हैं डीएनए टेस्ट करवाना होगा, जिससे ये पता लगा सकें कि जो लाश हमें मिली है वो राबिया की है या नहीं है। फिर हम तो बार बार कह चुके हैं कि वो लाश राबिया की नहीं है। हाँ सर, मैं भी वही कह रहा हूँ, वो मेरी राबिया नहीं है। देखिए, कोई रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर है। आपकी बेटी और आपकी बीवी राबिया राशिद गायब है और हम हर तरीके से उसको खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ये टेस्ट भी उन्हीं तरीकों में से एक है, इसलिए करना तो पड़ेगा ही। सर, मिसिंग रिपोर्ट में और असलियत में वो गैप जो आप कह रहे थे, काफ़ी गहरा गैप है। अब्बास, राबिया के माँ बाप का डीएनए और उस लाश का डीएनए जो हमें मिली थी मैच कर गए। मतलब राबिया का खून हुआ है? किसने किया सर? फैजल ने? क्या बोल रहे हैं साहब? मैं अपनी बीवी का खून क्यों करूंगा? बस हमने वो दरवाजा खटखटाया है जो खुलना ही खुलना था। फातिमा, सिर्फ तुम जानती थी कि फैजल तुम्हारी छोटी बहन राबिया का पुराना दोस्त है, जहां तक कि उसका पति अब्बास तक नहीं जानता था। ये बात थोड़ी अजीब नहीं है? फैजल और राबिया की सिर्फ दोस्ती थी या फिर याराना अफेयर? सर, मैंने कभी कोई अफेयर के बारे में तो कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि शादी के पहले वो लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। 5 अक्टूबर की दोपहर को राबिया का अपने मैके आने का कोई प्लान था ही नहीं। सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अब्बास ने आपसे कहा और हमसे भी कि राबिया उस दिन घर आने वाली थी, पर राबिया ने हमें, कम से कम मुझे तो कोई फोन नहीं किया। अब्बास ने राबिया को क्यों मारा फातिमा? मैं बड़े साहब को पहले ही सब कुछ बता चुका हूं और आपको भी फिर से वही बोल रहा हूं। 5 अक्टूबर की शाम को मुझे राबिया के 3 फोन जरूर आए थे, लेकिन मेरी उससे कोई बात नहीं हो पाई थी। उस तरफ से कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। और मैं पहले भी ये बता चुका हूं कि राबिया फोन पे रोती थी कि उसका और अब्बास का कोई मसला है, लेकिन वो मसला क्या है उसने मुझे कभी नहीं बताया। मैं सच बोल रहा हूं। मुझे नहीं मालूम कि अब्बास ने राबिया को मारा या नहीं मारा। राबिया क्यों दुखी थी अब्बास को लेकर? रंजिश क्या थी? देखो फातिमा, जब राबिया गायब हुई तब भी तुम्हें कुछ मालूम था जो तुमने छुपाया। अब भी तुम कुछ जानती हो जो बता नहीं रही। तुम सच नहीं बोल रही हो फातिमा। उस दिन जो राबिया का कॉल तुझे आया था,
दरअसल वो राबिया ने किया ही नहीं था। तेरी राबिया से बात हुई नहीं थी। पता है क्यों? क्योंकि उससे पहले ही राबिया मारी जा चुकी थी, और शायद एक रात पहले ही मारी जा चुकी थी। तो फोन क्या अपने आप आया था मुझे? आप बात को उलझा कर तकलीफ को बढ़ा रहे हो। तकलीफ तो राबिया को हो रही थी, बेवफाई की तकलीफ, अपने करीबी लोगों से धोखेबाजी की तकलीफ, तेरे अफेयर की तकलीफ, उसकी बड़ी बहन फातिमा के साथ। तुम भी शामिल थी कत्ल में? मिलकर मारा अपनी छोटी बहन को अब्बास के साथ? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि राबिया को किसने मार डाला, पर हाँ, राबिया परेशान थी। अब्बास तो मेरे बीच पनपे रिश्ते की वजह से। मैं बस इतना ही जानती हूँ। और क्या जानती हो? कि राबिया अब्बास को कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। तेरे सारे झूठ हमारे सामने आ गए अब्बास राशिद। तूने ही अपनी पत्नी राबिया का कत्ल किया, उसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाया। और वो जो फोन आया था तुझे राबिया के फोन से, वो तूने खुद किया। राबिया से तेरी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि लाशें कभी बात नहीं करती। फैजल को 1 नहीं 3 कॉल किए गए धतौली गांव से, जो तूने किए राबिया के फोन से, ब्लैंक कॉल्स। और मिसिंग कंप्लेंट में राबिया के कपड़ों का जो तूने कलर लिखवाया वो भी गलत लिखवाया, क्योंकि राबिया गुलाबी कलर की कमीज और सफेद रंग की सलवार पहनकर निकली थी जब तूने उसका गला घोटा। ये जो तूने कांड किया है, इसकी एक एक डिटेल 100% सच बताता है। अब्बास, तुमने अभी तक फातिमा आपा के पैसे क्यों नहीं लौटाए? तुमने वादा किया था ना कि हम सब कुछ बंद कर नैनीताल छोड़कर चले जाएंगे, कहीं दूर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। क्या हुआ अब्बास, तुमने अभी तक क्यों कुछ नहीं किया? राबिया, ये सब कहने जितना आसान नहीं है। क्यों? समझाओ मुझे। दुकान तो तब बंद कर पाऊंगा ना जब कोई खरीदार मिलेगा। किराए की दुकान तुम कैसे बेचोगे? मैं कह रही हूँ जो स्टेशनरी का सामान है वो तो तुम बेच सकते हो ना, बस बंद कर दो। और वैसे भी मैं दुकान बंद करने की बात ही नहीं कर रही थी। मुझे नहीं पता तुमने क्या बात की, और जो भी बात की सिर्फ बात ही है, और बात करना बहुत आसान होता है राबिया। मैं अपने खून पसीने से खोली हुई दुकान ऐसे बंद नहीं कर सकता। मैं नहीं जा सकता नैनीताल छोड़ के। हम नैनीताल छोड़कर जा सकते, और हम जाएंगे। आंख मिलाकर कहो, तुम फातिमा को नहीं छोड़ सकते। उसके साथ जो गुनाह कर रहे हो उसे नहीं रोक सकते। मैं सब जानती हूँ अब्बास, तुम्हारे पैर दुकान में नहीं, तुम्हारे हाथ उसके बदन में जम गए हैं। मैं सब जानती हूँ अब्बास। हम कल के कल नैनीताल छोड़कर जा रहे हैं, कहीं भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन यहाँ एक और दिन नहीं रुकेंगे। कहीं दूर चले जाएंगे फातिमा से और इन घिनौनी यादों से। तुम हाँ क्यों नहीं कहते? कहो हाँ। हाँ, मैं हमेशा के लिए फातिमा को भुला रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ उसे। राबिया मुझे वो कहने के लिए कह रही थी जो मैं नहीं करना चाहता था। मैं फातिमा से दूर नहीं जाना चाहता था। हाँ, मुझे किसी ज़माने में राबिया से इश्क हुआ ज़रूर था, लेकिन मेरा इरादा शादी का कभी भी नहीं था, कभी नहीं। उसके घर वालों को जब हमारे अफेयर के बारे में पता चला तो पुलिस कंप्लेन की धमकी देने लगे। मैं तो वैसे भी यहाँ से नहीं था, डर के मारे शादी करनी पड़ी, और मैं अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा था सर। फातिमा मेरी तरफ खींची चली आ रही थी और मैं भी उसकी तरफ। ये चीज़ें तो हाथ से बाहर होती है ना सर, लव, प्यार। घर पर नहीं थे। बाहर आंगन में भी नहीं थे। मुझे लगा छत पर जरूर मिलोगे। ऐसे मिलोगे ये नहीं सोचा था। मेरी आपा के साथ, मेरी बड़ी बहन के साथ।
अब्बास, हमारी जिंदगी में फातिमा अप्पा की कोई जगह नहीं है। उसने बड़ी चालाकी से मुझे बिना बताए तुम्हें पैसे दिए और तुमने भी नहीं बताया मुझे। अब्बास, वो पैसे नहीं, वो पट्टा है जो उसने तुम्हारे गले में डाल दिया, ताकि जब जब उनके शरीर को तलब लगे वो खींच कर तुम्हें अपने बिस्तर तक बुला सके। बस राबिया, बंद करो अपनी बकवास। बंद तुम करो, तुम बंद करो, ये दुकान बंद करो, फिर हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। मुझे बस इतना बताओ, कल हम जा रहे हैं या नहीं, या फिर मैं सीधे अम्मी अब्बू के सामने इस कटर का ढक्कन खोलूं, इसमें तुम और फातिमा इतनी गंद मचाए बैठे हो। और तुम जानते हो अब्बास, अब्बू क्या करेंगे? फातिमा के टुकड़े करेंगे और तुम्हारा नाम जाएगा पुलिस में। फिर जो हवस का पट्टा है ना गले में, फांसी का फंदा बन जाएगा। ऐसी ही धमकी ना तेरे अब्बू ने मुझे दी थी और तुझे मेरे गले बांध दिया था। काफी नहीं था एक बार, अब मैं किसी धमकी से डरने वाला नहीं। दूसरे दिन मैं सुबह हल्द्वानी गया मार्केट से सूटकेस खरीदने, और अपना फोन अपनी दुकान पर छोड़कर गया, जानबूझकर। फिर मैंने उसका फोन लिया और दुकान पर गया। फिर मैंने राबिया के फ़ोन से अपने फ़ोन पर कॉल किया, जिससे मैं पुलिस को ये बता सकूं कि राबिया ने मुझे कॉल किया था ये बताने के लिए कि वो अपने मायके जा रही है। धतौली गांव गया और वहां से फैजल को 3 ब्लैंक कॉल्स दिए। हाँ राबिया, हेलो हेलो राबिया, हेलो राबिया, राबिया तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। तुझे पहले से मालूम था फैजल और राबिया की दोस्ती के बारे में? फातिमा ने बताया था मुझे, और फैजल का नंबर मुझे राबिया के फोन पर मिला। वाह, कितनी मेहनत की तूने, क्या सटीक प्लानिंग की, क्या उम्दा गेम खेला, पर क्या गेम जीता? ट्रॉफी आई हाथ में और फातिमा होगी तेरी कभी? शालिनी अभी तक ट्रेस नहीं हुई है, हम ढूंढ रहे हैं उसे। वो मिसिंग केसेस सबसे मुश्किल होते हैं जहां पर विक्टिम अपने माहौल को अपनी मर्जी से पीछे छोड़ जाता है, एक नई दुनिया में, एक नई शुरुआत के लिए, बिना किसी को कुछ बताए, बिना कोई सुराग छोड़े। पर सर, राबिया का केस तो ऐसा नहीं था, वो अपनी मर्जी से नहीं गई थी, उसका तो कत्ल कर दिया गया था। एक लावारिस लाश से शुरुआत हुई और एक मिसिंग केस हल हुआ, पर वाकई में राबिया मिसिंग थी ही नहीं। उसका तो मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होने से पहले ही कत्ल कर दिया गया। सो क्या हम ये कह सकते हैं कि राबिया की पहली केस की इन्वेस्टिगेशन में कुछ कसर रह गई थी? क्योंकि अगर वो लाश आपको ना मिलती तो राबिया का केस एक परफेक्ट क्राइम कहलाता। एक तरीके से देखा जाए तो हाँ, एक तरीके से देखा जाए तो ना, हर दूसरे केस में डेड एंड्स आते हैं। आप हर किसी पर शक कर सकते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, हर किसी को गुनहगार मान सकते हैं, कातिल मान सकते हैं, लेकिन चार्ज फिक्स करने के लिए आपके पास कॉन्क्रीट सबूत होने चाहिए, और सबूत मिलते हैं डेड एंड्स, अंधी गलियों को फांद कर उनके परे ढूंढने से। सो इस वक्त शालिनी का मिसिंग केस फाइल ओपन है? बिल्कुल ओपन है, और बहुत जल्द क्लोज होगा। वो फाइल भी राबिया की फाइल की तरह सुलझने के बाद बहुत जल्द क्लोज होगी। तब तक लगे रहेंगे।
राबिया के पति अब्बास रशीद को आईपीसी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उस पर आईपीसी की धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के चार्जेस भी लगाए गए हैं और इस वक्त वो न्यायिक हिरासत में है और शालिनी खन्ना की खोज जारी है। मतभेदों से पैदा होने वाली खटास का हल तभी निकलता है जब इरादा पक्का हो कि शांति से सुलह करनी है, और अगर सुलह संभव ना हो तो नए सिरे से शुरू करना होता है, आगे बढ़ना होता है। अधूरी जिंदगियों में ना फंसना हमारे हाथों में होता है, और अधूरी जिंदगी को पूरा करने के लिए संगीन जुर्म का साथ ना लेना, ये भी हमारे हाथों में होता है। असंतोष से निपटने के लिए एक नेगेटिव, एक नकारात्मक सोच अपनाने से ना हाथ में संतोष लगेगा और ना ही कभी पीड़ा कम होगी। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।